नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में बात करने वाले हैं और व्यंजन संधि को भी हम ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। किस तरह से बिना सूत्रों के एक सामान्य समझ के द्वारा हम व्यंजन संधि को समझ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप किसी ऐसे वीडियो की तलाश में हैं जहां पर आप संस्कृत में व्यंजन संधि को समझ पाएं और सूत्र के बिना जहां पर आसानी से आपको संधियां समझ आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद ऐसा मुझे विश्वास है कि आप फिर व्यंजन संधि को अच्छे से समझ पाएंगे और इससे संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। इससे पहले हम स्वर संधि के बारे में ट्रिक्स से बात कर चुके हैं, तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप संधियों को सूत्र के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में, हल संधि के बारे में। व्यंजन संधि का तात्पर्य ये है कि जहां पर भी व्यंजन का स्वर से मेल हो या फिर व्यंजन से मेल हो और व्यंजन में कोई परिवर्तन हो, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब जैसे हमारे पास, हम जब संधि करते हैं तो हमारे पास दो पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है प्लस एक दूसरा पद होता है। तो इस पद के अंत में जब व्यंजन आपको दिखाई दे तो आप उसको समझ जाइए कि वो व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि की एक तो पहचान ये है कि आप देखकर कैसे पहचानेंगे, तो जहां पर भी संधि हो रही है, अगर उस संधि में जो प्रथम पद और द्वितीय दोनों, जो पूर्व पद, पूर्व का मतलब जो पहले वाला पद है और जो दूसरे वाला पद है, तो पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों में अगर आपको व्यंजन दिखाई दे, एक व्यंजन एक स्वर दिखाई दे, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन संधि में निश्चित रूप से ही जो पूर्व पद है, जो पहला पद है, पूर्व पद के अंत में अगर आपको कोई व्यंजन दिखाई दे, कोई हल दिखाई दे, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि कई प्रकार की होती है। यहाँ पर हम मुख्यतः 11 संधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। कौन कौन सी संधियां हैं? ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जशत्व संधि, चर्त्व संधि, परसवर्ण संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, पूर्व सवर्ण, छत्व और तुगागम संधि। तो इन संधियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब आपको इन संधियों का नाम देखकर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या संधियां हैं, पता नहीं हमारे कैसे समझ आएंगी। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, वीडियो को अंत तक देखें, आप ये सारी संधियों को नाम से ही पहचान जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जब हम व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संस्कृत में व्यंजन कितने माने गए हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर उसका हमें बेसिक ज्ञान ही नहीं है, तो फिर हम उसको समझ नहीं पाएंगे। विषय को हम रट लेंगे, मैं आपको रटा दूंगी, ट्रिक समझा दूंगी, रट भी आप लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है लंबे समय के लिए, क्योंकि अगर आपको किसी चीज को समझना है तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो संस्कृत में जो व्यंजन है वो 33 माने गए हैं। अब लगभग ये हिंदी के जैसे ही हैं, लेकिन आप यहाँ पे थोड़े इनके नाम अलग दिए गए हैं, तो उनको आप एक बार जल्दी से देख लें। कुल कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। इनमें से ये जो का, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, था, दा, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये जो 5-5 के 5 जोड़े हैं, ये जो वर्ण है, ये जो वर्ग हैं, जैसे ये जो क में 5 आते हैं, ये कहलाते हैं कवर्ग। तो कवर्ग का तात्पर्य है क में आने वाले, क वर्ग में आने वाले ये 5 वर्ण। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ, इस तरह से। उसी प्रकार च वर्ग में ये 5 आते हैं, ट वर्ग में ये 5 आते हैं, त वर्ग में ये, प वर्ग में ये। इसके अतिरिक्त तो 25 तो हो गए ये,
इन 25 को संस्कृत में स्पर्श वर्ण या उदित वर्ण कहा जाता है। उदित क्यों? क्योंकि जब हम क वर्ग कहते हैं तो संस्कृत में उस क वर्ग के लिए कु शब्द का प्रयोग किया जाता है। कु का तात्पर्य है क वर्ग। तो क की उ की इत संज्ञा होने से इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। आप बस इतना याद रखिए, इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं क्योंकि क ख इनका उच्चारण करते समय जो मुंह में जो हम बोलते हैं तो मुंह में जो वायु है वो स्पर्श करती है तालु आदि स्थानों का, तो इनको कहते हैं स्पर्श वर्ण। इसके अतिरिक्त या व र ल ये 4 जो वर्ण हैं ये अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं संस्कृत में, क्योंकि इन चारों को बोलते वक्त आप बोलकर भी देखिए, इन चारों को बोलते वक्त जो वायु है मुंह में वो अंदर ही रहती है, अंतःस्थ अंदर ही वायु रहती है, तो ये अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद श श स और ह ये 4 जो वर्ण हैं ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु इस तरह से मुंह में गति करती है कि मुंह में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे श, तो यहाँ पर थोड़ी सी रगड़ के साथ जब वायु निकलती है मुंह से तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ये चारों ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार ये व्यंजनों को याद कर लें। आप अगर 2-3 बार इनको आते जाते देखेंगे और याद करेंगे तो आराम से ये आपको याद हो जाएंगे। आपने बचपन में ये सब पढ़े हैं तो आपके दिमाग में हैं ये पहले से, बस आपको इनको रिवाइज करना है, आते जाते इनको एक बार देखना है, तो उससे आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तो यहाँ पर आप व्यंजन संधि को अच्छे से समझ पाएंगे और दूसरा आप अपने बच्चों को भी वर्णमाला सिखा पाएंगे। तो इसलिए आप इस वर्णमाला को याद कर लें एक बार। अब इस वर्णमाला के आधार पर ही मैं आपको संधियां बताऊंगी। ज़्यादातर जो संधियां हैं, क्योंकि व्यंजन संधि है तो व्यंजनों से संबंधित होगी, तो यहीं से वो सारी संधियां मैं आपको एक बार समझाऊंगी। उसके बाद हम उनको डिटेल से अलग अलग पढ़ेंगे और उनके उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले एक बात याद रखिए कि जो ष्टुत्व संधि है और जो स्तुत्व संधि है, ये दोनों संधियां योग विशिष्ट संधियां कहलाती हैं। योग विशिष्ट का तात्पर्य ये है कि इसमें ष्टुत्व और स्तुत्व में श, श, च और ट वर्ग इनका योग होने पर स्पेशली स और त जो हैं इनमें परिवर्तन होता है। तो इन संधियों को अभी हम दोनों को छोड़ते हैं, इनको हम अभी पढ़ेंगे बाद में। पहले हम जो यहाँ पर वर्णमाला पर आधारित संधियां हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप संधि का नाम भूल जाइए एक बार के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप एक सामान्य चीज समझिए कि आप ये मानिए कि जब 2 शब्द मिल रहे हैं तो एक शब्द के अंत में कोई वर्ण होता है और दूसरे शब्द के पहले कोई वर्ण होता है, तो वहां पर वो दोनों मिलकर एक होते हैं तो संधि होती है। जैसे रामश्चिनोति, इस प्रकार रामः चिनोति, ये दोनों मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहला अक्षर है उसके अंत में अगर ये 4 वर्ण हों, सभी वर्गों के प्रथम जो 4 वर्ण हैं वो हों, तो क्या क्या हो सकता है, इस बात की सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर पहले सभी वर्गों के 4 वर्ण हों और उसके बाद अगर तीसरा, चौथा, 5वां ये आए या फिर स्वर आए या फिर हा या व र ल ये 5 आए, तो ये जो पहले स्थित जो वर्ण है इसके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है इस प्रकार से। एक तो बात हो गई ये। अब दूसरी बात है कि अगर पहले, तो अभी हम वही बात करेंगे कि पहले तो पूर्व में तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वर्ण हो किसी भी शब्द के, और बाद में अगर किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और उसके अतिरिक्त श, श, स ये आएंगे, तो जो ये 4 हैं इनके स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है। मतलब कि आप 5वां भी आप अनुनासिक वर्ण को छोड़ दीजिए, इनमें से ये जो पंचम वर्ण है इनको छोड़ दीजिए। आप ये बात करिए कि पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है और उसके बाद अगर पहला दूसरा वर्ण आ जाए या फिर श, 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 श आ जाए, तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है इनके स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है वर्ग। अब 2 प्रकार की बातें हो गई।
एक तो जब बाद में तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो तो तीसरा वर्ण हो जाता है, और जब बाद में पहला दूसरा वर्ण हो तो पहला वर्ण हो जाता है। अब पांचवा वर्ण बच गया। अब जब पहले तो ये 4 वर्ण हो, पूर्व शब्द में तो ये 4 वर्ण हो, और उसके बाद ये पांचवा वर्ण आए, अनुनासिक वर्ण आए, तो इनके स्थान पर पांचवा वर्ण ही हो जाता है। जैसे का प्लस ना आ गया, किसी शब्द के अंत में तो का है और बाद में है ना, तो पहले कौन सा है? प्रथम वर्ण है और बाद में है पंचम वर्ण। तो इस प्रथम वर्ण को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर क के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाएगा ग। इस प्रकार ऐसे ही अगर ज होगा, मान लीजिए एक और उदाहरण देखिए, जैसे ज है और उसके बाद में है म, तो पहले कौन सा वर्ण है? पहला दूसरा तीसरा चौथा में से तीसरा वर्ण है च वर्ग का, और बाद में है पांचवा वर्ण। तो ये जो तीसरा है इसके स्थान पर भी पांचवा वर्ण हो जाता है। और कौन सा पांचवा? इसी वर्ग का पांचवा। तो यहाँ पर ज जिस वर्ग में आता है, किस वर्ग में आता है? च वर्ग में। तो च वर्ग का ही पांचवा वर्ण या ज के स्थान पर हो जाता है। अब ये 3 बात हो गई। तो यहाँ पर 3 संधियां हो गई, जशत्व, चर्त्व और अनुनासिक। अब अनुस्वार की बात करते हैं। संस्कृत में ये जो इस तरह से लिखा जाता है अनुस्वार, इसके संबंध में भी संधि है कि कहाँ पर व्यंजनों में क्या प्रक्रिया है कि अनुस्वार हो जाए। तो पहली बात ये है कि देखिए, कोई भी पद है, पद का तात्पर्य संस्कृत में ऐसे शब्दों से है जिनमें विभक्तियां लगी हुई हैं, जिनमें तिप प्रत्यय लगा हुआ है, जो लकारों में जिनके रूप बने हुए हैं। तो पूर्व का जो शब्द है वो पद होना चाहिए, और उसके अंत में अगर माँ हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन रहे, कोई भी हल रहे, तो ये जो माँ है इस माँ को अनुस्वार हो जाता है। दूसरी बात ये है कि पद के बीच में भी स्थित कोई ना है और कोई माँ है, उनको भी अनुस्वार हो जाता है। कब? जब बाद में वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण हों और श श स ह ये हों, तो जो न और म है उनको भी अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। पयान प्लस सी। अब हमने पढ़ा है कि पहले तो न या म हो और बाद में वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर हो, या फिर श स श ह ये हो, तो ये जो न है या जो यहाँ पर म है उसको अनुस्वार हो जाता है। तो जब पयान और सी ये 2 शब्द मिलेंगे तो यहाँ पर संधि होकर बनेगा प या न को अनुस्वार होकर पयान सी। इस प्रकार तो 2 प्रसंगों में अनुस्वार होता है। अब अनुस्वार होने के बाद कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहां पर अनुस्वार को फिर से वापिस के जैसा वर्ण हो जाता है, उसको कहते हैं अनुस्वार पर सवर्ण। अनुस्वार जो हुआ है उसको पर के बाद वाले के सवर्ण समान हो जाना, बाद वाले के समान हो जाना क्या कहलाता है? अनुस्वार पर सवर्ण। तो वो कहां पर होता है? श, श, स और ह, इनको छोड़कर कोई भी व्यंजन बाद में हो तो जो अनुस्वार हुआ है उसको पर सवर्ण हो जाता है, बाद के जैसा हो जाता है। और बाद के जैसा कैसा होता है कि जैसे ये देखिए आप, त्वम करोसी, इस तरह से कोई वाक्य है। तो यहाँ पर ये जो माँ है इसको हो गया है अनुस्वार, क्योंकि बाद में हल है। ठीक है। अब अनुस्वार पर सवर्ण संधि में क्या है कि अगर अनुस्वार के बाद स, श, स, ह को छोड़कर, इनको छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए तो ये जो अनुस्वार है इसको बाद वाले पर सवर्ण हो जाता है, बाद वाले के समान हो जाता है। किंतु जो अनुस्वार होता है वो नाक से बोला जाता है, वो है अनुनासिक। तो यहाँ पर जब पर सवर्ण होगा अनुस्वार के स्थान पर तो वो का नहीं होगा, अपितु जो कवर्ग का 5वां वर्ण है जो अनुनासिक है उसके समान होगा। तो यहाँ पर जब ये
अनुस्वार को वापिस से पर सवर्ण करेंगे तो बनेगा त्वंग। क वर्ग का 5वां वर्ण है ग, तो यहाँ पर बनेगा त्वंग करोसि, इस प्रकार। अब उसके बाद बात करते हैं पूर्व सवर्ण की। पूर्व सवर्ण में क्या है कि अगर पहले किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर हो और बाद में ह हो, ह व्यंजन, तो ये जो ह है इसको पहले के समान पूर्व सवर्ण हो जाता है। और ये जो कार्य है ये विकल्प से होता है। ये चारों वर्ण पहले हैं ऐसा मानिए और बाद में है ह, तो ये जो ह है इसको इन चारों के इन पूर्व के समान हो जाता है। और जैसे देखिए, अगर क ख ग घ इसके बाद ह आएगा तो ह के स्थान पर चतुर्थ वर्ण घ हो जाएगा। और अगर च छ ज झ के बाद ह आएगा तो ह के स्थान पर झ हो जाएगा। इसी प्रकार ट वर्ग के वर्ण आने पर ढ हो जाता है। जब त के ये चारों आएंगे तो ह के स्थान पर ध हो जाता है। और जब प वर्ग के वर्ण आएंगे तो ह के स्थान पर भ हो जाता है। पूर्व सवर्ण हो गई। अब पर सवर्ण की बात करते हैं। पर सवर्ण देखिए स्पेशली विधान किया गया है ल, तो पर सवर्ण जो संधि है उसको लत्व संधि भी कहते हैं। लत्व संधि कैसे कि अगर पूर्व में, अब मैं आपको पर सवर्ण संधि के लिए आपको ये सुझाव दूंगी कि आप इसमें वर्णों को याद रखने से अच्छा है कि तोरली, बस इतना सा याद रख लीजिए, पर सवर्ण तोरली। तोरली जो सूत्र है वो पर सवर्ण का विधान करता है कि पहले तो तवर्ग हो, ता था दा धा ना कोई भी हो, और उसके बाद ला हो, तो इन सब के स्थान पर ला ही हो जाता है। ता आ जाए और बाद में आ जाए ला, तो ता का भी ला ही हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको पद में दो ला दिखाई दे एक साथ, वहां पर सवर्ण संधि होती है। ये है हो गई बात। अब उसके बाद छत्व संधि की बात करते हैं। छत्व संधि जो है वो स्पेशली श के संबंध में है कि अगर ऋश्व स्वर पहले हो, ऋश्व स्वर का तात्पर्य है आ ई उ, ये पहले हो, उसके बाद श हो और उसके बाद अम हो, अम का तात्पर्य है स्वर हो या फिर हा या वारा हो, और जो वर्गों के 5वें अक्षर हो ये हो, तो श के स्थान पर छ हो जाता है, श का छ बन जाता है, तो इसको कहते हैं छत्व संधि। और एक तुकागम संधि है। तुकागम संधि में है कि ऋश्व स्वर है, कोई आकार है और उस अ के बाद छ है, तो इसको बीच में इनके च आ जाता है, तो वो होता है तुकागम। अब तो सबसे पहले हम स्तुत्व संधि की बात करते हैं। व्यंजन संधि में, व्यंजन में जो स्तुत्व और स्तुत्व संधि है, ये दो ऐसी संधियां हैं जहां पर किसी विशेष व्यंजन के आ जाने से कोई दूसरा जो व्यंजन है वो परिवर्तित हो जाता है। कैसे, वो हम देखते हैं। जैसे स्तुत्व संधि है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी ऊ की मात्रा लग जाए उसका मतलब होता है वर्ग। वर्ग का तात्पर्य, जैसे च में ऊ की मात्रा लगी है तो चू का मतलब है चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, इया, इस तरह से। तो आप बस दो चार बेसिक बातें याद रखिए कि जहां पर ऊ की मात्रा लगी हो उसका तात्पर्य वर्ग होता है। तो ये जो स्तुत्व संधि है इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि श और च वर्ग इसमें हो जाता है। इस संधि में कहाँ पर हो जाता है वो हम देखते हैं कि जहां पर भी स और तवर्ग के साथ श और चवर्ग का योग हो, तो वहां पर ये जो स और ये तवर्ग है ये श में और चवर्ग में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर ये सा हो, दंते सा हो, और उसके बाद या तो श आए या फिर च, छ, ज, झ, या आए, कोई भी इनमें से आ जाए, तो ये जो सा है ये श हो जाता है। इसी प्रकार त च में बदल जाता है, थ छ में बदल जाता है, द ज में, ध झ में और न या में। अब इनको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वर्ग याद हैं, वर्गों के
क्रम से आपको वर्ण याद हैं, तो बस आपको ये याद करना है कि तवर्ग जो है वो चवर्ग में बदल जाता है। उसके बाद आप तवर्ग का पहला अक्षर ता है तो ये किस में बदलेगा? चवर्ग के पहले अक्षर में। तो किस में बदलेगा? च में। इसी प्रकार था छा में, द जा में, ध झ में और ना या में। तो आप ये बात याद रखिए कि जहां पर भी आपको संधि स्थल पर इस तरह से दिखाई दे श, च, तो ये जो है ये होती है ष्टुत्व संधि। जहां पर भी आपको संधि स्थल में आधा श या फिर चवर्ग के वर्ण दिखाई दें, च, छ, ज, झ, या, वहां पर ष्टुत्व संधि होती है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, ये जो पद है हरिश सेते, इसमें आपको श दिखाई दे रहा है, तो ये श होने से यहाँ पर कौन सी संधि है? ष्टुत्व संधि। सच्चित जो ये पद है इसमें आपको च दिखाई दे रहा है, आधा च जहां पर दिखाई दे वहां पर परे च होने से ये जो ता है ये च में बदल गया, तो ये होता है ष्टुत्व संधि। इसी प्रकार ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर श दिखाई दे रहा है, तो जहां पर भी आपको संधि स्थल में श और चवर्ग के वर्ण दिखाई दें वहां पर ष्टुत्व संधि होती है। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, हरिस शेते, यहाँ पर ये जो स है इस स के बाद श आ जाने से ये स जो है वो भी श हो जाता है, तो यहाँ पर पद बनता है हरिश शेते। इस तरह से ऐसे ही सत प्लस चित, तो यहाँ पर तवर्ग के बाद चवर्ग आ जाने से ये जो तवर्ग है ये चवर्ग में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, तो पद बनेगा सच्चित। इसी प्रकार उज्ज्वलः, पद बनेगा उज्ज्वलः। इसी प्रकार रामस प्लस चिनोति या रामस चिनोति। इस तरह से तो ष्टुत्व संधि के बाद ष्टुत्व संधि की बात करते हैं। इसमें भी नाम से ही स्पष्ट है कि स और टू का मतलब टवर्ग। जहां पर भी आपको संधि स्थल पर ये श मूर्धन्य श दिखाई दे और टवर्ग दिखाई दे, टवर्ग में क्या क्या होते हैं? ट, ठ, डा, ढा, ण। जहां पर भी आपको ये संधि स्थल में दिखाई दे, संधि स्थल का तात्पर्य जब जिस स्थान पर दो पद मिलते हैं तो वो जैसे रामस प्लस टीकते, यहाँ पर ये जो मिलेंगे तो ये है संधि स्थल। तो जहां पर आपको संधि स्थल में श दिखाई दे या फिर टवर्ग दिखाई दे वहां पर ष्टुत्व संधि होती है। जैसे ये है रामस टीकते तट टीका, यहाँ पर ये श दिखाई दे रहा है, आधा जो है यहाँ पर टा, यहाँ पर डा, यहाँ पर स, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि में क्या होता है कि ये तो पहले वाले ही हैं कि अगर स और तवर्ग है उनके साथ अगर श और टवर्ग का योग हो जाता है तो स जो है वो श में और तवर्ग टवर्ग में बदल जाता है। जैसे रामस प्लस टीकते, तो यहाँ पर स के बाद ट आ जाने से ये जो स है ये मूर्धन्य श में बदल जाता है और पद बनता है रामस टीकते। तद टीका, तो यहाँ पर जो ये जो तद है यहाँ पर मूल जो शब्द होता है वो होता है तत्, तो ये जो त है ये ट में बदलेगा और यहाँ पर पद बनेगा तट्टिका। इस प्रकार से उसके बाद उद प्लस डीनः, यहाँ पर द के बाद टवर्ग आने से ये जो द है ये ड हो जाता है और पद बनता है उड्डीनः। इसी प्रकार कृष प्लस न, यहाँ पर ये जो तवर्ग का न है इस न के साथ श का योग होने पर ये जो न है ये टवर्ग में बदलेगा और टवर्ग का पांचवा वर्ण होता है न, तो यहाँ पर कृष प्लस न मिलकर बनेगा कृष्णः। इस तरह से ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि में एक बात और आप ध्यान रखिए, इनमें जो योग है वो जरूरी नहीं है कि स के बाद ही ये स आए, स पहले भी आ सकता है और उसके बाद स आ सकता है। तो इस प्रकार कहीं से भी आगे या पीछे से कहीं से भी इनका योग हो सकता है और उस योग में बदल जाते हैं। अब ये जो ष्टुत्व और ष्टुत्व संधियां थी ये योग विशिष्ट संधियां थी संस्कृत में। अब जो आगे संधियां हैं जशत्व, चर्त्व, ये सब वर्णमाला के अनुसार होती हैं। अब बात करते हैं जशत्व संधि के बारे में। अब जशत्व संधि जो है जश, ज से आप याद रखिए कि ज जो है
चा छ जा, जा कौन सा अक्षर है? तीसरा। तो जहां पर भी जशत्व इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि जहां पर भी जशत्व संधि होगी वहां पर तीसरा अक्षर हो जाएगा। और कहां पर तीसरा अक्षर हो जाएगा ये मैंने आपको समझा दिया है कि पहले तो वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ये वर्ण हो या फिर श, श, स और ह हो और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए या फिर वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण आ जाए या फिर ह या व र ला ये आ जाए। तो ये जो पहले स्थित वर्ण हैं इनके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण से आपको समझाती हूँ, वाक प्लस दानम। अब यहाँ पे ये जो का है ये क वर्ग का पहला अक्षर है और बाद में जो द आया है वो त वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो अगर बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा आए तो इस पहले को या जो भी है पहले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको तीसरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो क है उसको क वर्ग का ही तीसरा अक्षर ग होता है और यहाँ पर शब्द बनता है वागदानम। इस प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, बुध प्लस धी। यहाँ पर ये जो ध है ये चतुर्थ अक्षर है और इसके बाद ध फिर से चतुर्थ अक्षर आया है तो इस ध को तीसरा अक्षर हो जाएगा, द हो जाएगा। तो यहाँ पर पद बनेगा बुद्धि। इसी प्रकार जगत प्लस ईशः। यहाँ पर प्रथम अक्षर के बाद स्वर आया है तो ये जो प्रथम अक्षर है इसको तृतीय हो जाता है तो त वर्ग का तीसरा अक्षर होता है द। तो यहाँ पर पद बनता है जगदीशः। इसी प्रकार दिक् प्लस अंबरः। तो क को तीसरा अक्षर ग हो जाएगा और पद बनेगा दिगंबरः। इसी प्रकार षट प्लस आनन। परेस्वर रहते ये जो प्रथम अक्षर है इसको तृतीय हो जाता है तो यहाँ पर ड होकर पद बनता है सडानन। इसी प्रकार अच प्लस आदि तो अजादि। च को ज हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। इसी प्रकार तिप प्लस अंतः तिबंतः। इस प्रकार अब उसके बाद बात करते हैं चर्त्व संधि की। अब देखिए चर्त्व संधि के भी नाम से स्पष्ट है कि च कौन सा अक्षर है? च वर्ग का पहला। तो चर्त्व संधि का तात्पर्य है कि यहाँ पर व्यंजन में परिवर्तन होकर वो पहला किसी भी वर्ग का पहला वर्ण बन जाता है। अब इसमें अगर पहले वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर हों और बाद में वर्गों के पहले, दूसरे अक्षर हों, पहले दूसरे वर्ण हों या फिर श, स, स हो तो इनके स्थान पर पहला अक्षर हो जाता है। जैसे सत प्लस कारः। यहाँ पर ये जो तवर्ग है, त है, ये तवर्ग का पहला अक्षर है और बाद में जो क है वो भी पहला अक्षर है तो त को पहला अक्षर त ही होता है। तो यहाँ पर पद बनता है सत्कारः। इसी प्रकार सत प्लस पुत्रः सतपुत्रः। अब लभ प्लस शते। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भ है पवर्ग का जो चौथा अक्षर है इसके बाद स आने पर ये चौथा अक्षर पहले अक्षर में परिवर्तित हो जाता है और भ के स्थान पर हो जाता है प। तो यहाँ पर बनता है लपश्यते। इस प्रकार ऐसे ही तद प्लस परः। तो द का जो है प्रथम अक्षर होकर बनता है तत्परः। इस प्रकार ऐसे ही समिद प्लस सु। तो ध किस वर्ग का अक्षर है? त का। तो यहाँ पर त वर्ग का पहला अक्षर त हो जाएगा और पद बनेगा समित्सु। इस प्रकार अब चर्त्व के बाद अनुनासिक संधि देखते हैं। अनुनासिक का तात्पर्य है जो नासिक से, नासिका से जिसका उच्चारण होता है, नाक से जो बोले जाते हैं। तो नाक से सभी वर्गों के जो पांचवें अक्षर हैं वो नाक से बोले जाते हैं। तो जब पहले पूर्व में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण हो और बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो इन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। और ये जो अनुनासिक संधि है ये विकल्प से होती है। इसके अभाव में जहाँ पर ये अनुनासिक संधि नहीं होती
वहां पर जशत्व संधि हो जाती है। हमने जशत्व में पढ़ा था कि परे तीसरा चौथा पांचवा अक्षर रहते तीसरा अक्षर हो जाता है। तो जहां पर ये अनुनासिक संधि नहीं होगी, इनको पांचवा अक्षर नहीं होगा, वहां पर जशत्व संधि होकर तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, वाक प्लस महिमा। यहाँ पर ये प्रथम कवर्ग का प्रथम अक्षर है और उसके बाद ये जो म है ये है पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण परे रहते ये जो क है ये अनुनासिक हो जाता है और पांचवें वर्ण में कवर्ग का पांचवा वर्ण है ग, तो ग में परिवर्तित होकर पद बनता है वांग महिमा। और जहां पर ये संधि नहीं होती अनुनासिक संधि, वहां पर जशत्व संधि हो जाती है और क के स्थान पर तीसरा अक्षर ग आ जाता है और पद बनता है वाग महिमा। इसी प्रकार एतद प्लस मुरारी, ये जो तवर्ग का अक्षर है द, इसके बाद म आने पर या तो यहाँ पर अनुनासिक संधि होगी तो ये तवर्ग का पांचवा अक्षर न बन जाएगा द, तो यहाँ पर पद बनेगा एतन मुरारी। और अगर यहाँ पर अनुनासिक संधि नहीं होगी तो द तीसरा अक्षर ही है तवर्ग का, तो यहाँ पर द ही रहेगा और एतद मुरारी इस तरह से पद बनेगा। उसके बाद त्रिष्टुप प्लस महत, तो यहाँ पर पवर्ग का पांचवा अक्षर म है, तो प के स्थान पर म होकर पद बनता है त्रिष्टुम महत। और यहाँ पर जहां अनुनासिक नहीं होता वहां पर जशत्व होकर पद बनता है त्रिष्टुम महत। इस प्रकार ऐसे ही सत प्लस मार्गः, तो यहाँ पर त के स्थान पर पंचम वर्ण न होकर पद बनता है सन्मार्गः। इसी प्रकार दिग प्लस नागः, तो यहाँ पर पंचम वर्ण परे रहते ये ग को या तो पंचम वर्ण हो जाता है ग, तो पद बनता है दिंग नागः। और जहां पर अनुनासिक संधि नहीं होती वहां पर जशत्व होकर तृतीय वर्ण होकर पद बनता है दिग्नागः। इस प्रकार अब अनुस्वार संधि की बात करते हैं। तो अनुस्वार संधि में अगर कोई पदांत म हो, वो मैं आपको समझा चुकी हूं कि कहां पर पदांत म होता है, और उसके बाद कोई हल हो तो जो म है उसको अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम वंदे, यहाँ पर ये जो म है इसको अनुस्वार हो जाता है और पद बनता है हरिम वंदे। इसके अतिरिक्त पद के बीच में स्थित जो न और म है उनको भी अनुस्वार हो जाता है। कब? जब परे या तो वर्गों के प्रथम दूसरे तीसरे चौथे अक्षर हो या फिर श स और ह हो। जैसे पयान प्लस सी, ये उदाहरण है। तो ये जो न है ये पद के बीच में है और इसके परे है स, तो यहाँ पर न को अनुस्वार होकर पद बनता है पयांसी। इसी प्रकार नम प्लस चति, यहाँ पर म को अनुस्वार होकर पद बनता है नमश्यति। इस प्रकार अब अनुस्वार का परसवर्ण कहाँ पर होता है उसकी बात करते हैं। तो अनुस्वार प्लस अगर श स और ह इनके अतिरिक्त कोई भी व्यंजन आ जाए तो जो अनुस्वार है उसको परसवर्ण हो जाता है, बाद के वर्ण के अनुसार पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अन्न प्लस की तह, ये एक शब्द है, तो परे पदांत न को परे प्रथम वर्ण है क, तो क परे रहते ये जो न है इसको अनुस्वार होकर पद बनता है अंकितः, और इस अनुस्वार को परे क रहते कवर्ग का पंचम वर्ण ग होकर पद बनता है अंकितः। तो इसका जो सिद्ध रूप है ये होता है अंकितः। इस प्रकार ऐसे ही शाम प्लस तह, तो यहाँ पर शाम में जो म है उसको को परे त रहते अनुस्वार हो जाता है और पद बनता है शांतः। उसके बाद इसको परसवर्ण हो जाता है और तवर्ग का ही पंचम वर्ण न बनकर पद बनता है शांतः। इसी प्रकार गुम प्लस फितः, तो यहाँ पर म को अनुस्वार होकर गुम्फितः और परे फ वर्ण रहते म को पुनः अनुस्वार को पुनः म होकर पद बनता है गुम्फितः। इस प्रकार ऐसे ही गम प्लस ता, तो यहाँ पर अनुस्वार होकर पद बनता है गंता
और अनुस्वार पर सवर्ण होकर तवर्ग का पंचम वर्ण होकर मां के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर यहाँ पर पद बनता है गंता। इस प्रकार अब पूर्व सवर्ण की बात करते हैं। अब आप पूर्व सवर्ण और पर सवर्ण दोनों याद कर लें और ये मिक्स हो जाए आपस में कि पूर्व सवर्ण में हा होता है कि ला के संबंध में संधि है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप ऐसा, इस सवर्ण का मतलब होता है समान, लेकिन यहाँ पर आप याद रखने के लिए इस सवर्ण को स्वर्ण मान लीजिए एक बार के लिए। तो एक ट्रिक से याद कर लीजिए कि कोई पड़ोसी आया है किसी के पास रहने के लिए, तो जब वो शिफ्ट होते हैं तो जो सामने रहने वाले पड़ोसी हैं वो उनका सामान देख लेते हैं। तो वो जो पति है अपनी पत्नी से जाकर बोलता है कि पूर्व में सोना है, अर्थात जो हमारे पूर्व की दिशा में जो पड़ोसी आए हैं नए, जो हमारे नेबर्स आए हैं, उसमें सवर्ण है, पूर्व में सोना है। तो ह को यहाँ पर याद रखिए पूर्व सवर्ण संधि ह के संबंध में होती है। और पर सवर्ण को कैसे याद रखेंगे? तो जब वो कहता है कि पूर्व में सोना है, चलो ले लेते हैं, पत्नी बोलती है परे जा ले ले, तो ले ले है तो आप इस तरह से याद रखिए कि पूर्व सवर्ण ह, अर्थात पूर्व सवर्ण जो संधि है वो ह के संबंध में होती है, और तो ले ले, परे हट तो ले ले, तो पर सवर्ण जो संधि है तवर्ग जो ल में परिवर्तित हो जाता है उस स्थान पर होती है। पूर्व सवर्ण में क्या है कि अगर पहले वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण हो और उसके बाद ह हो, तो इस ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाता है। जिस वर्ग का अक्षर है पूर्व में, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण ह के स्थान पर हो जाता है। उदाहरण से देखते हैं, तद प्लस हितम, और ये जो पूर्व सवर्ण संधि है ये भी विकल्प से होती है। तो जहां पर ये संधि होती है वहां पर ह को चतुर्थ वर्ण हो जाता है, और जहां पर नहीं होती वहां पर पूर्वतः ही रूप रहता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, तद प्लस हितम, तो यहाँ पर तवर्ग का तीसरा वर्ण है पूर्व में और बाद में है ह, तो तवर्ग का ही चौथा अक्षर हो जाता है ध। यहाँ पर पद बनता है तदधितम। इस प्रकार और जहां पर ये पूर्व सवर्ण नहीं होता वहां पर तदहितम ही रहता है। इसी प्रकार वाक प्लस हरि, इसमें ह के स्थान पर घ हो जाता है, कवर्ग का चौथा अक्षर घ होकर पद बनता है वाक घरी, और ये जो क है इसको जशत्व होकर ग हो जाता है, तो यहाँ पर पद बनता है वाग घरी। और जहां पर पूर्व सवर्ण नहीं होता वहां पर पद बनता है वाक हरि। इस प्रकार ऐसे ही अच प्लस हीनम, तो ह को चवर्ग का चतुर्थ वर्ग झ होकर पद बनता है अज्जीनम, यहाँ पर जशत्व हो जाता है और च के स्थान पर ज, तो पद बनता है अज्जीनम। इसी प्रकार भूभृत प्लस हसती, तो यहाँ पर ह को तवर्ग का चतुर्थ वर्ण ध होकर और त को जशत्व होकर तृतीय वर्ण होकर द हो जाता है और पद बनता है भूभृत धसती। इस प्रकार ऐसे ही ककुभ प्लस हितम, तो यहाँ पर ह के स्थान पर हो जाता है भ, और ये जो भ है इसको जशत्व हो जाता है, परे ह रहते तृतीय वर्ण रहते, तो यहाँ पर भ के स्थान पर ब हो जाता है और पद बनता है ककुभभितम। इस प्रकार अब पूर्व सवर्ण के बाद बात करते हैं पर सवर्ण संधि की। तो पर सवर्ण संधि में आप बस तोड़ ली इस तरह से याद रखिए कि परे हट तो ले ले, सोना है तो इस सूत्र से तवर्ग के परे अगर लकार आए तो इस तवर्ग के स्थान पर सवर्ण हो जाता है, बाद के जैसा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। त के स्थान पर भी ला हो जाएगा, थ के स्थान पर भी ल, द के स्थान पर भी ल, ध के स्थान पर भी ल और न के स्थान पर भी ल। यहाँ पर ये जो न के स्थान पर ल होता है वो अनुनासिक ल होता है, उसको इस प्रकार से लिखते हैं क्योंकि न जो है अनुनासिक है, तो जब इसके स्थान पर ल आदेश होगा तो अनुनासिक ल आदेश हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको संधि पद में दो ल दिखाई दे वहां पर आप
आंख बंद कर कर पर सवर्ण संधि कर दीजिए। जैसे पल्लवः, तल्लीनः, महल्लाभः, विद्वाललिखति, उल्लेखः, इस प्रकार। यहाँ पर पद प्लस लव, तो यहाँ पर ये जो द है इसको भी ला हो जाता है और पद बनता है पल्लवः। इसी प्रकार तद प्लस लीनः, तल्लीनः, महत् प्लस लाभः, महल्लाभः, ता था दा धा न सभी को ला हो जाता है। विद्वान प्लस लिखति तो विद्वाल लिखति। इसी प्रकार उद प्लस लेखः, उल्लेखः, इस तरह से। अब इसके बाद बात करते हैं छत्व संधि की। तो छत्व संधि में क्या है कि अगर पूर्व में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण है और उसके बाद शा है और उसके भी बाद अम है, अम का मतलब कोई भी स्वर है, हा या वा रा ला है और वर्गों के 5वें अक्षर हैं, तो इस सा को छा हो जाता है और इस छा आदेश होने को ही छत्व संधि कहते हैं। और ये जो काम है शा को छा होने का, ये भी विकल्प से होता है। जैसे तद प्लस शिवः, तो यहाँ पर ये तृतीय वर्ण है तवर्ग का, उसके पश्चात ये जो शा है और शा के पश्चात है ई, शिव में जो ई है तो स्वर परे रहते जो शा है उसको छा हो जाता है और यहाँ पर स्तुत्व कार्य हो जाता है, तो पद बनता है तत्शिवः, इस प्रकार। ऐसे ही तद प्लस शिला, तद शा का छा हो गया और यहाँ पर जो तवर्ग है उसको परे चवर्ग रहते चवर्ग ही होकर तत्शिला, इस तरह से पद बनता है। ऐसे ही तद प्लस श्लोकेन, अश्लोकेन, इस प्रकार से पद बनता है। ऐसे ही तद प्लस श्रुत्वा, तो यहाँ पर पद बनता है तत्श्रुत्वा, इस प्रकार। इसके बाद बात करते हैं तुगागम संधि की। तुगागम का तात्पर्य है कि जहां पर तुक का आगम होता है और ये जो तुक का आगम है ये छ को होता है और छ को होने के कारण स्तुत्व, छ जब पास में आएगा ता के तो स्तुत्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से याद रखिए कि च का आगम तुकागम में होता है। तो शिव प्लस छाया, ये ह्रस्व स्वर है, व में जो आ है ये ह्रस्व स्वर है और यहाँ इससे परे जो छ है, इस छ को तुक का आगम होता है ता और वो च में बदलकर पद बनता है शिवच्छाया। इसी प्रकार अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर कहीं पर भी ह्रस्व स्वर हो उसके बाद छ हो तो उनके बीच में आपको च लिख देना है। जैसे स्व प्लस छह, स्वच्छः, परि प्लस छेदः, परिच्छेदः, स्व प्लस छंदः, स्वच्छंदः, इस प्रकार। तो ये सारी संधियां जो हैं हमने सामान्य जो एक समझ है उसके द्वारा हमने पढ़ ली कि अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पहले हो, बाद में क्या क्या होने से क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।